डांगी एकेडमी के सभी व्यूवर्स को एक बार फिर से मेरा जय भारत। होप यू ऑल आर फाइन। और आज हम एक और नए वीडियो के साथ प्रेजेंट हैं। जो वीडियो है मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। इसके पहले हमने, आपको याद होगा, जो वीडियोस हमने लिए थे उसमें हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस किया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में द थ्री टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, दैट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर्स के बारे में मैंने आपसे बात की थी। वर्टिकल अरेंजमेंट्स के बारे में आपसे मैंने बात की थी। इसमें हमने देखा था कि हमारी कंट्री में जो है तीन तरह की टायर्स या तीन तरह के लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट पाई जाती है। दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का टॉपिक हम ऑलरेडी ले चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। आप हमारी साइट्स पे जाके इनको जो है वॉच कर सकते हैं। आज मैं लेने जा रही हूँ स्टेट गवर्नमेंट। इसमें भी हम जो है वो सारी चीज़ें देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट की जो फॉर्मेशन होती है वो किस तरीके से होती है, इसके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं, उनकी क्या फंक्शंस होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या उनकी एलिजिबिलिटीज़ होती है। तो आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हर तरीके से इम्पॉर्टेंट होता है ऑन द स्कूल बेसिस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल। तो आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, देन आप जो है हमसे अपनी क्वेरीज और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क। साथ ही साथ वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल डांगी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी आप जो है वो ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको इन सभी वीडियोस की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको इनके पीडीएफ्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाई डू वी हैव स्टेट गवर्नमेंट? अब सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट मतलब क्या? जो हमने देखा था कि जब थ्री टायर्स ऑफ गवर्नमेंट मैंने आपको समझाया था, उस समय हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे काम करती है, दिस इज द मिडल पॉइंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ थ्री अमंगस्ट ऑफ थ्री लेवल्स। तीन अलग अलग लेवल्स जो हमारे पास गवर्नमेंट के, उसमें बीच का जो लेवल है वो स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है। ठीक है, ये जो है वो दोनों की तरफ से कनेक्टिविटी रहती है। इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इसकी कनेक्टिविटी होती है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ भी इसकी कनेक्टिविटी होती है। तो एक तरीके से हम इसको मीडिएटर पॉइंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाता है व्हाई डू वी हैव स्टेट गवर्नमेंट? हमें स्टेट गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है या हमने स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन क्यों किया है? डेफिनेटली इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ द स्टेट, है ना। हमारे यहाँ पे जो है बहुत सारी स्टेट्स हैं, लाइक 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज आर देयर। तो इन सबका काम सुचारू रूप से चल सके, सबसे पहले तो अपने देश का काम सुचारू रूप से चला सके, इसलिए हमने अपने देश को अलग अलग स्टेट्स में या राज्यों में विभाजित किया है और इन सभी को जो है अपनी अपनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स भी दी हैं। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर amongst the different institutions. ठीक है, so let's see why do we have state government. India is a huge country with 28 state and 7 union territories. Distribution of power between the centers and state has been provided for the Constitution of India for the smooth functioning of the country. अब जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार का काम सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया है, यानी शक्तियों का बंटवारा किया है। और ये शक्तियों का बंटवारा जो है वो तीन अलग अलग लेवल पे किया गया है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सेंट्रल लेवल पे या केंद्रीय सरकार, या फिर जो है दूसरी होती है हमारी राज्य सरकार, और तीसरी होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड governance of the people of the state. The state government manages the affairs of the state at 3 levels. ये तीन अलग अलग लेवल पे जो है वो अपने अफेयर्स या अपने कामों को या अपनी जिम्मेदारियों को मेंटेन करती है। लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, तो अभी लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव कौन कौन है, इनको हम आगे वाले स्लाइड्स में देखने वाले हैं। ठीक, सो दिस इज द स्टेट गवर्नमेंट। वी नीड अ स्टेट गवर्नमेंट टू स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री। हमारे देश का काम सुचारू रूप से चल सके, राजनीतिक जो स्थानीय जिम्मेदारियां जो लोग हैं वो अपने तरीके से उनको निभा सके, इसलिए हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया है।
ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब जो आपके राज्य में जो आम चुनाव होते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो चुनाव होते हैं, उसमें जो एमएलएस चुन के जाते हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज चुन के जाते हैं, उन्हें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के थ्रू चुना जाता है। तो जब भी हमारे राज्य में जब चुनाव होने वाले होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तो पूरे राज्य को अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो बांट दिया जाता है। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। और इन्हीं के थ्रू जो है हमारे एमएलए चुन के जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं। The state legislative consists of the governor and one or two houses. In a state where there are two houses, there is a legislative council and a legislative assembly. अब स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन, जैसे कि हमने अभी इसके बाद वाला जो वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में किस तरह की गवर्नमेंट है, तो हमने उसमें डिस्कस किया था वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे सरकार का पार्लियामेंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं, एंड इट कंसिस्ट थ्री डिफरेंट दैट इम्पॉर्टेंट organs. The first is the president, the second is lower house and the upper house. ओके, लोकसभा एंड राज्यसभा। बिल्कुल सेम जो फॉर्मेशन है वो हमें स्टेट लेवल पे देखने को भी मिलता है। जैसे कि जो प्रेसिडेंट का जो है पावर है, वहाँ पे हम गवर्नर को रिप्लेस कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। वैसे हमारे देश में राज्य तो 29 हैं, लेकिन हर राज्य में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ये दोनों है, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली को शेयर भी करते हैं, ठीक है। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से राज्य हैं। अभी फिलहाल हम यहाँ पे ये देखते हैं द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सो इट कंसिस्ट 3 मेन that organs that government or one or two houses, one or two, या तो एक हाउस होगा इसमें से या दोनों हाउसेज होंगे, that is legislative assembly and legislative council. The legislative council, विधान परिषद, is the upper house. अब जहाँ पे ये दोनों होंगे, जिन राज्यों में ये दोनों होंगे, दोनों हाउसेज होंगे, वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो अपर हाउस का रोल प्ले करती है। इसे हम हिंदी में विधान परिषद के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली होगी विधानसभा के रूप में, और ये लोअर हाउस का काम करती है। ये फॉर्मेशन बिल्कुल वैसे ही जैसे ही हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में देखा था कि अपर हाउस जो होता है वो राज्यसभा और जो लोअर हाउस होता है वो लोकसभा के रूप में काम करता है हमारे देश में। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट में भी जहाँ पे ये दोनों हाउसेज होते हैं, वहाँ पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हो जाते हैं। द फर्स्ट इज गवर्नर, the second one is legislative council और विधान परिषद और अपर हाउस, एंड द थर्ड इज लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा और द लोअर हाउस। क्लियर? तो ये जो है वो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आइए अब देखते हैं यहाँ पे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर और एमएलए के क्या क्या फंक्शंस होते हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे स्टेट गवर्नमेंट में। Okay, the first is MLA. MLA, that means the full form of MLA is member of the legislative assembly, मतलब legislative assembly का सदस्य। The elected representative of the people from a constituency becomes a member of the state legislative assembly for 5 years. जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है हमारे स्टेट को डिवाइड कर दिया जाता है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से पर्टिकुलर किसी भी पार्टी का जो है कंटेस्टेंट खड़ा होता है, वो जो है इलेक्शन कंटेस्ट करता है, और अगर वो जीत जाता है तो वो जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है वो पार्ट बन जाता है, उसका हिस्सा बन जाता है, और तभी से उसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। एंड द टेन्योर ऑफ एमएलए इज फॉर 5 ईयर। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए निर्धारित होता है। द एमएलए इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ऑब्वियसली किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू ही ये चुनकर आते हैं, तो ये डेफिनेटली किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर भी होते हैं।
हालांकि कुछ निर्दलीय जो है एमएलएस भी होते हैं जो बिना किसी दल के या बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है फॉलो किए हुए चुनाव जीत कर आते हैं। But most of the time these MLAs followed by belongs to a political party. The party having the majority of MLAs form the government of the state. अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसने ज़्यादा से ज़्यादा एमएलएस चुन के जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में भेजे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजे हैं, वो मेजॉरिटी कंसिस्ट करती है और इस तरह की मेजॉरिटी पार्टी जो है वो उसको गवर्नमेंट या सरकार बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। See, the party having the majority of MLAs forms the government of the state. जिस पॉलिटिकल पार्टी के ज़्यादातर एमएलएस चुन के स्टेट गवर्नमेंट जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में आते हैं वो ही जो है वो राज्य सरकार का निर्माण करते हैं। Those MLAs who do not belong or support the majority party are known as the opposition. और ऐसे एमएलएस जो जीती हुई या फिर जो मेजॉरिटी पार्टी है उससे बिलोंग नहीं करते हैं वो अपोजिशन का काम करते हैं हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लोकसभा में। यहाँ पर ये अपोजिशन का काम करते हैं, सरकार के साथ बैठते हैं, उनके कामों को जो है वो उनके कामों पे उनकी जो पॉलिसीज़ होती है उनको इनकी निगरानी रखते हैं, उनको क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो most of the time these MLAs are very important person who are responsible for the smooth functioning of the legislative assembly. Now the qualification of MLA. How to become a member of legislative assembly. आप किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर कैसे बन सकते हैं? डेफिनेटली इसके लिए आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ एलिजिबिलिटीज होती हैं। लेट्स सी व्हाट आर दीज। The qualifications to become a member of the legislative assembly are largely similar to the qualification to be a member of parliament. मैंने अभी आपको कहा था कि हमारे स्टेट की और सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग और द फॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही क्वालिफिकेशन जो है वो लेकर चलते हैं। जैसे कि अगर आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना चाहते हैं तो आपको ऑलमोस्ट वही क्वालिफिकेशन फॉलो करनी होगी जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए होती है। द फर्स्ट इज द पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहला द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन और द टर्म दैट ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे भारत का नागरिक होना जरूरी है। Not less than 25 years of age to be a member of the legislative assembly and not less than 30 years to be a member of the legislative council. अब लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो है 25 साल। इससे कम उम्र का कोई भी व्यक्ति जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता। इसी तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए आपको कम से कम 30 वर्ष पूरे करने होना चाहिए। No person can become a member of the legislative assembly or the legislative council of any state unless the individual is a vote from any constituency of the state. Those who cannot become member of parliament also cannot become member of the state legislature. अब देखिए, no person can become a member of the legislative assembly or the legislative council of any state unless the individual is a voter from any constituency of the state. मतलब वो व्यक्ति जो है ना तो लेजिस्लेटिव असेंबली का और ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बन सकता है जो उस पर्टिकुलर स्टेट से जो है वो वोटर नहीं है। मतलब उसको उसका जो है वो उस राज्य में नामांकन दर्ज नहीं है एक वोटर के रूप में। अगर वो उस स्टेट से वोट नहीं करता है या वो किसी भी स्टेट से जो है वोट नहीं करता है तो वो ना तो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन सकता है और ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बन सकता है। एंड दोज हु कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑल्सो कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर। और जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है वो कभी भी स्टेट लेजिस्लेटर का मेंबर नहीं हो सकता। The person should not be convicted of any offence and sentenced to imprisonment of 2 years or more. Yes, this is the most important.
जो भी व्यक्ति एमएलए के लिए चुनाव लड़ने जा रहा है, इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहा है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टर्म जो ये होती है कि वो किसी भी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट दोषी करार ना दिया गया हो या फिर उसको 2 साल या ज़्यादा की जेल ना हुई हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके सिर पे जो किसी भी तरीके का या क्रिमिनल केसेस में अगर हेल्ड ऑन है, उसके ऊपर जो है वो किसी भी स्टेट लेवल पे या लोकल लेवल पे किसी भी तरीका का कोई केस चल रहा है, उसके अगेंस्ट कोई एफआईआर दर्ज है या उसने 2 साल या ज़्यादा तक का जो है वो इम्प्रिजनमेंट देखा है यानी जेल देखी है, तो इस तरह का व्यक्ति जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं हो सकता। क्लियर? होप यू अंडरस्टूड द क्वालिफिकेशन ऑफ MLA. Now come to the next. The another important member or the content of the state legislative assembly, that is governor. He or she is just similar to the president of India. ठीक है, चलिए देखते हैं गवर्नर क्या होते हैं और इनके क्या क्या पावर्स होते हैं। A governor is an administrative leader and head of a polity or political region, ranking under the head of state and in some cases such as governor general as the head of state's official representative. गवर्नर जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर होता है पर्टिकुलर किसी भी रीजन का, ठीक है, किसी भी राजनीतिक क्षेत्र से जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर के रूप में काम करता है और स्टेट के अंदर ये जो है वो राजनीतिक क्षेत्र होता है, यानी किसी भी राज्य से संबंधित राजनीतिक क्षेत्र का जो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर होता है वो गवर्नर कहलाता है। ठीक है, he or she is appointed by the president of the country and holds office at the pleasure of the president. राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति हमारे देश में हमारे प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यों के राज्यपालों को, ठीक है, और वो राज्य सरकार का काम जो है वो राष्ट्रपति के हित में ही करते हैं, मतलब उनके नाम से या उनके बिहाफ में जो है वो गवर्नर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं। He or she cannot be a member of either house of the parliament or a state legislator. लेकिन हाँ, गवर्नर जो है ना तो स्टेट लेजिस्लेटर का मेंबर हो सकता है और ना ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर हो सकता है, ना तो वो लोकसभा का मेंबर हो सकता है और ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो सकता है। He or she cannot hold any other office of profit. साथ ही साथ गवर्नर बनने के पहले अगर वो किसी भी तरीके का कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल का पद कंसिस्ट करता है या होल्ड करता है तो उसे पहले वहां से इस्तीफा देना पड़ता है, उसके बाद ही वो जो है वो गवर्नर की पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है। यानी सरकार की, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी दूसरे ऑफिस में किसी भी तरीके का सरकारी प्रॉफिट वो नहीं ले रहा होता है, किसी भी तरह की सेवाएं नहीं दे रहा होता है। ऐसे व्यक्ति को जो है वो गवर्नर या गवर्नर जनरल की पोस्ट पे हमारे प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। नाउ द पावर्स। Executive power of the state is with the governor who exercise it either directly or through the chief minister. अब गवर्नर जो होता है वो हमारे स्टेट का पावरफुल मेंबर होता है और इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है जिन्हें या तो डायरेक्टली जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं या थ्रू चीफ मिनिस्टर ही एक्सरसाइज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम थ्रू द चीफ मिनिस्टर दे एक्सरसाइज देयर पावर। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स इनको दी हुई होती हैं ये दोनों तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं। अगर समय पड़ता है तो इन्हें डायरेक्टली भी वो यूज़ कर सकते हैं या फिर हमारे चीफ मिनिस्टर के थ्रू भी इनको एक्सरसाइज कर सकते हैं। द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मेंबर्स ऑफ काउंसिल। दूसरा इंपॉर्टेंट पावर क्या है, ये जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उनको इनवाइट करते हैं और चीफ मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर के सजेशन पे दूसरे मेंबर्स ऑफ काउंसिल को जो है वो अपॉइंट करने का काम भी गवर्नर करते हैं। ही एंड शी ऑल्सो अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट। न केवल मेंबर्स ऑफ काउंसिल मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट उनको अपॉइंट करने के साथ साथ चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने के साथ साथ ये एडवोकेट जनरल यानी राज्य के हाई कोर्ट के जो एडवोकेट्स होते हैं, जो जस्टिस होते हैं, उनको और दूसरे इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स को अपॉइंट करने का पावर भी जो है वो हमारे गवर्नर्स के पास होता है। एवरी बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेटर हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नर बिफोर इट कैन बिकम अ लॉ। अगर
लेजिस्लेटिव असेंबली में एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर्स कोई बिल पास करते हैं तो वो बिल तब तक लॉ नहीं माना जाता जब तक कि इसके ऊपर अप्रूवल जो है वो गवर्नर के नहीं होते हैं। मतलब गवर्नर ही है वो जो कि उस पर्टिकुलर बिल पे अपना अप्रूवल देता है और उसको एक लॉ में कन्वर्ट करता है। He and she addresses the legislature and has the right to dissolve it. गवर्नर लेजिस्लेचर्स को जो है वो एड्रेस करता है, उनको गवर्न करता है या उनको जो है गाइड करता है। हम ये कह सकते हैं कि गाइड करने का काम करते हैं, सजेशन लेने और देने का काम करते हैं। साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़ती है तो इनके पास ये एक एग्जीक्यूटिव राइट है कि वो पूरी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स हैं गवर्नर की जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की, एंड दीज आर जस्ट सिमिलर द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Now the another important body or part or content, that is chief minister, the most important person of the state legislative assembly or the state government, that is chief minister. अब chief minister कौन होते हैं? सॉरी, मुख्यमंत्री, the leader of the majority party। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि इलेक्शन में जिस पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी, जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अगर इनको मिलती है किसी पार्टी को, तो उस पार्टी के पर्टिकुलर किसी भी लीडर को जो है वो क्या बनाया जाता है, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। The leader of the majority party is invited by the governor of the state to become the chief minister। गवर्नर ही है जो कि मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को इनवाइट करते हैं और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए उन्हें ऑफर करते हैं। In case no political party has gained absolute majority, the governor can invite one member who in his or her opinion can command a majority through coalition। अब अगर ऐसी कंडीशन, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिली ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो उस समय जो है वो कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती। कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब जहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टी के एमएलएस आपसी जो है वो सहमति से एक साथ मिलकर मिलीजुली सरकार बनाते हैं। एक आम बोलचाल की भाषा में हम इनको मिलीजुली सरकार कहते हैं, दैट इज कोएलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जबकि कोएलिशन गवर्नमेंट होती है तो हर पार्टी चाहेगी कि हमारा लीडर जो है वो चीफ मिनिस्टर बने। तो इस कंडीशन में गवर्नर ये डिसीजन ले सकते हैं कि उनके ओपिनियन में अगर ऐसा कोई पावरफुल लीडर है जो कि इस कोएलिशन गवर्नमेंट को कमांड कर सके, उनको कंट्रोल कर सके, उनको स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो है वो कन्विंस कर सके, ऐसे व्यक्ति को जो है वो क्या बना सकते हैं, चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। द चीफ मिनिस्टर इज द स्टेट गवर्नमेंट्स मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल। चीफ मिनिस्टर राज्य की सरकार का सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो है वो ऑफिशियल होता है। ही इज द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड यही होते हैं, इन्हीं के अंडर में बाकी सारे मिनिस्टर जो हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो चीफ मिनिस्टर के हाथों में होती है। जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि गवर्नर भी जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर्स होल्ड करते हैं, लेकिन वो इसको दो तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इन द केस ऑफ देयर इज नो चीफ मिनिस्टर, अगर कोई डेथ रीजन हो जाता है या पर्टिकुलर अगर जो है वो चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है या कोई और दूसरा जो है नेचुरल इशू क्रिएट होता है, तो इस समय जो है वो गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो चीफ मिनिस्टर के पास होती हैं। ही wields enormous power and is a key figure in the state। एनॉर्मस पावर मतलब इनके पास असीमित जो है वो शक्तियां होती हैं और ये की फिगर होते हैं, एक सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स नो मेंशन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ मिनिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए या अपॉइंट करने के लिए पर्टिकुलर एक स्पेस
जो स्पेसिफिक जो प्रोसीजर है वो मेंशन नहीं है, लेकिन ये एक ओवरऑल अडॉप्टेड प्रोसीजर है कि मेजॉरिटी पार्टी के जो लीडर होते हैं उन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। और अगर इस किसी कंडीशन में किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो जो पावरफुल लीडर होता है उनको अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो गवर्नर होता है वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। According to Article 164 of the Indian Constitution, the governor appoints the chief minister. गवर्नर के पास ये पावर जो है वो आर्टिकल 164 के अंतर्गत दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि राज्य के राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री को अपॉइंट कर सकते हैं, उनको मनोनीत कर सकते हैं। It also mentions that there shall be a council of ministers along with the chief minister to assist and advise the governor. साथ ही साथ it also mentions that there shall be a council of ministers along with the chief minister to assist and advise the governor. और साथ ही साथ जो है ये जो चीफ मिनिस्टर होते हैं अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ जो गवर्नर होते हैं उनको असिस्ट और एडवाइस करते हैं। मतलब गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये आपस में मिलकर जो है वो स्टेट की जो है वो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे हैव टू असिस्ट एंड एडवाइस द गवर्नर। Now the powers of the chief minister. The governor appoints only those persons as minister who are recommended by the chief minister. अब जैसे कि हमने देखा कि गवर्नर के पास ये राइट होता है कि वो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकती है। अब चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करने के बाद चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे जो है वो दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का चुनाव करता है। यानी कि चीफ मिनिस्टर के पास ये पावर है कि वो अपनी चॉइस, अपने सिलेक्शन से अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुन सकता है। ही असाइंस एंड रिशफल्स पोर्टफोलियो टू मिनिस्टर्स। वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग या पर्टिकुलर किसी भी लीडर या पर्टिकुलर किसी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग उनको जो है वो कैबिनेट्स दे सकते हैं या उनसे ले सकते हैं, रीशफल कर सकते हैं। ये सारी पावर जो होती है वो चीफ मिनिस्टर के हाथों में होती है। इन द इवेंट ऑफ a disagreement he can ask a minister to resign or advise the governor to dismiss him. अगर किसी भी तरीके का कोई डिसएग्रीमेंट होता है, आपस में विचारों का मतभेद होता है, तो उस समय इस कंडीशन में जो है चीफ मिनिस्टर ही होते हैं जो मिनिस्टर से रिजाइन करने के लिए कह सकते हैं या फिर जो है गवर्नर से ये जो है वो अपील कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर मिनिस्टर को डिसमिस भी कर सकता है, यानी उनके पावर्स को डिसॉल्व कर सकता है। He presides over meetings of the Council of Ministers and has an influence on its decision. ये मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनकी अध्यक्षता करते हैं और इनके निर्णय जो है उनको प्रभावित करते हैं। उन मीटिंग्स के निर्णयों को मुख्यमंत्री के निर्णय प्रभावित करते हैं। He directs, supervises and coordinates the activities of all ministers. अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज को डायरेक्ट करना, मतलब डायरेक्शन देना, सुपरवाइज करना और कोऑर्डिनेट करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चीफ मिनिस्टर की होती है। Since the chief minister is the head of the council of ministers, his resignation or death result in the council of minister being dissolved. अगर किसी कंडीशन में चीफ मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ता है या चीफ मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी डिसॉल्व हो जाती है। ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर मतलब लीडर अगर खत्म हो गया है, लीडर जो है वो नहीं रहा या किसी कंडीशन में नेचुरल डेथ होती है या एक्सीडेंटल डेथ होती है, जो भी कॉज हो उसके पीछे, अगर किसी पर्टिकुलर रीजन से उन्हें रिजाइन करना पड़ता है तो उनके साथ साथ उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रिजाइन करती है। यानी ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ये पूरी तरीके से एक बार में डिसॉल्व हो जाती है। ही इज द स्टेट प्लानिंग बोर्ड चेयरमैन। अब इंपॉर्टेंट पावर्स में जो है वो चीफ मिनिस्टर की ये भी आता है कि वो स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन होते हैं।
क्योंकि सारी प्लानिंग, सारी फंक्शनिंग जो है वो जो कमिटीज़ के जो मीटिंग्स होती हैं, ये सारी हेल्ड करने का काम, ये प्रिसाइड करने का काम जो होता है वो किनका होता है? चीफ मिनिस्टर का। तो ऑब्वियसली ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड। ही इज़ द स्टेट गवर्नमेंट्स चीफ स्पोक्समैन। अब ये जो है वो प्रवक्ता भी होते हैं, राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता माने जाते हैं, यानी राज्य सरकार के बिहाफ में जनता से बात करने के लिए, जनता के लिए आंसरेबल होते हैं। वेदर दे आर दीज पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल और अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ द स्टेट एंड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो। राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार की तरफ से ये स्पोक्समैन या प्रवक्ता का काम भी करते हैं। During emergencies, he serves as the chief crisis manager at the political level. अगर राज्य में किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी आती है, कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, तो उस कंडीशन में वो जो है वो चीफ क्राइसिस मैनेजर का काम भी, का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैंडल करते हैं। As the state's leader, he meets with various groups of people and receives memos from them अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन। और एक स्टेट लीडर, राज्य के लीडर होने के नाते, है ना, ये क्या करते हैं, इनका जो काम होता है, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से मिलते हैं। द ग्रुप्स ऑफ पीपल मतलब कमिटीज़ हो गई, सोशल जो ग्रुप्स होते हैं या जो आम जनता होती है, उनसे ये मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उन्हें सॉल्व करने का जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ही इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विस। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो है वो राज्य सरकार की सेवाओं के सर्वोच्च जो है वो राजनीतिक नेता होते हैं। क्लियर? तो आज हमने जो है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी थी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड। हमने गवर्नर के पावर्स और उनके अपॉइंटमेंट्स देखे थे, एलिजिबिलिटी देखी। देन हमने देखा कि एमएलएस कौन होते हैं और उनकी भी क्या पावर होती है, उनकी क्या एलिजिबिलिटीज होती हैं। एंड हु इज़ द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं, उनको किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है, किस तरीके से कोई भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चीफ मिनिस्टर बनते हैं और उनकी पावर्स क्या क्या होती हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं। एक बार फिर से वीडियो एंड करने के पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है वो आपको ये स्लाइड्स और पीडीएफ दोनों अवेलेबल हो जाएंगे। आप वहाँ जाके हमारे पीडीएफ को जो है वो देख सकते हैं। डेफिनेटली हमारे प्रीवियस वीडियोस भी वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। जस्ट गो एंड वॉच दीज वीडियो। थैंक यू वेरी मच।